नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय अपने चैनल और इस प्रस्तुति में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की प्रस्तुति में लेकर आया हूं हम सभी के बहुत पसंदीदा लेखक और कहानीकार रहे एक ऐसे नाम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे कलमकार जिनको भारत, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंग्लैंड और तमाम अन्य देशों में उसी इज्जत और अदब से पढ़ा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सआदत हसन मंटो की। एक ऐसा नाम जो अपने आप में कहानी और लेखों का एक अलग प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, एक अलग छटा। कहा यह भी जा सकता है कि यदि सआदत हसन मंटो उन दशकों के लेखक नहीं हुआ होते, वे उस समय के राइटर नहीं होते, तो फिर क्या लिखते। उनकी विभाजन, भारत के विभाजन, जिसके बाद इसके दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान, उसकी विडंबनाएं, दर्द, जख्म, कहानियाँ, वही सब उनकी कलम में ज़्यादा झलकता है। मंटो ने खुद के बारे में सआदत हसन में लिखा है, वह शब्दों के पीछे ऐसे भागता है जैसे कोई जाली शिकारी तितलियों के पीछे। वे उसके हाथ नहीं आती। यही कारण है कि उसने लिखने में सुंदर शब्दों में कमी है। वह लठमार है। जितने लठ उसकी गर्दन पर पड़ रहे हैं, उसने बड़ी खुशी से सहन किए हैं। मंटो ने एक खत कहानी में एक जगह लिखा है, मुझे यह कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही जबान से बयान करता हूँ। संवेदना और अभिव्यक्ति की ऐसी सच्चाई, लापरवाही और एकतानता विरले लेखकों में होती है। भाषा और शिल्प को तराशने और सजाने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। रचना के भीतरी दबावों से, कहानियों की अंदरूनी सच्चाइयों से भाषा और शिल्प एक खास अंदाज में दमकने लगते हैं। ऐसे लेखक लीकों पर नहीं चलते, बंधी बनाई विचार सरणियों का अनुसरण नहीं करते। वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपने अनुभवों और विचारों के बल पर। बाहरी आधार और आश्रय उन्हें बेकार लगते हैं। वे अनुभव और परिस्थिति को एक दूसरे में ढालते हुए, दोनों को टकराव में तानते हुए कहानियां लिखते हैं। ऐसे लेखक शुरू से आखिर तक अपने से संवाद और जिरह करते रहते हैं। आत्मसंघर्ष और आलोचनात्मक के लंबे दौरों में से स्वयं गुजरते हैं। मंटो की कहानियां इसकी गवाही देती हैं। मंटो उर्दू के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, चर्चित और विवादास्पद लेखक रहे हैं। इस एक लेखक को लेकर जितनी चर्चाएं उठी हैं, उतनी अन्य किसी लेखक को लेकर नहीं उठी। मंटो की खासियत यह है कि उसने नए विषयों पर ही नहीं लिखा, नए अंदाज़े बयां और नज़रिए से भी लिखा, जिससे उनके साहित्य की एक अलग बानगी और पहचान सामने आई। इस बानगी और पहचान ने उन्हें अपने समय का ही नहीं, आज के समय का भी और आने वाले समय का भी एक बड़ा कहानीकार स्थापित कर दिया। विभाजन के संदर्भ में राजनीतिक और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ मंटो ने जो कहानियां लिखी, उन पर बात करने से पहले आइए उनकी कहानी कला की विशेषता जान ली जाए। मंटो की कहानियां पाठकों को अंतःचेतना को बुरी तरह झकझोरने वाली, तिलमिला देने वाले
विचारों तक ले जाने वाली और गहरी बेचैनी पैदा करने वाली है। पर यह बेचैनी महज व्यक्तिगत नहीं है, मुल्क और कौम की बेचैनी से जुड़ी हुई है। एक जगह उन्होंने लिखा, अदब दर्जा हरारत है अपने मुल्क का, अपने कौम का। वह उसकी सेहत और बीमारी की खबर देता रहता है। मंटो के अफसाने इस सेहत और बीमारी की खबर देते हैं अपने अंदाज में। उनकी बेचैनी कहानियों की मार्फत पाठकों तक सीधे पहुंचती है और पाठक उत्तेजित और बेचैन होने लगता है। मंटो ने जो कुछ लिखा है उसे पूरी तरह से जाना ही नहीं, जिया भी है। कृष्णा सोबती का कहना है, मंटो का सरमाया कथ्य मुफ्त के माल की तरह सिर्फ यहाँ वहाँ से देख सुनकर ही हथियाया हुआ नहीं है। वह दरअसल टोह टाह के टन के देखा वाला हुआ पहले हाथ का माल है। हक का कीमत अदा का करुआ हुआ, कीमत अदा किया हुआ। कोई भी जो इंसान की रूहों पर चढ़े लिफाफों को उतारेगा, उधेड़ेगा, दिल दिमाग पर तनी कनातों में झांकेगा, उन्हें बांह चढ़ाकर देखेगा, वह बदले में खुद भी झंझोड़ा जाएगा, नंगा किया जाएगा, नाप लिया जाएगा। मंटो के साथ ऐसा ही हुआ। कथ्य का जो सरमाया मंटो के पास था उसे उसने मेहनत से खुद कमाया था, खतरों से भिड़कर जुटाया था और उसे फराख दिली से अपने लेखन के जरिए लौटाया भी था। मंटो ने जिंदगी से जूझते हुए, टकराते हुए अनुभव और विचार कमाए थे। उनके कथ्य में इसीलिए कोई दुर्बोधता नहीं है। उनके पास सुंदर शब्दों की कमी बेशक हो, उनकी भाषा में कथ्य को झलकाने की अद्भुत शक्ति है। कहानी कहते हुए वे चाहे कहीं का कहीं पहुंच जाए, उनकी आंख अपने कथ्य और संवेदना पर एकाग्र रहती है। मंटो इस शैली के उस्ताद हैं। उनकी कहानियां औरत मर्द के रिश्ते से संबंधित हों या यौन व्यवहारों से, विभाजन से संबंधित हों या सामाजिक विसंगतियों से, यह खास शैली हर जगह मिलेगी। मंटो की कहानियों की यह खास शैली क्या है? यह खास शैली लहज, लटका या मुक्ति या अंदाज़े बयां नहीं है। इस शैली पर मंटो के समूचे रचना व्यक्तित्व की छाप है। यह शैली है चीज़ों की परतों को चीरते हुए, पर्दों को हटाते हुए, मुलम्मों को उधारते हुए सीधे सीधे सच्चाई तक पहुंचने की और उसे स्पष्ट, दो टूक, बेबाक ढंग से अभिव्यक्त करने की। एक करीबी और दबंग दोस्त की तरह मंटो स्थितियों, घटनाओं और पात्रों के भीतर इतने अनायास और तेजी से प्रवेश कर जाते हैं कि उनके पाठक चकित रह जाते हैं या झटका महसूस करते हैं, जिसे मंटो धचका कहते हैं। यह धचका कहानियों के अंत में खास तौर पर महसूस होता है। उनके रचना व्यक्तित्व की गहरी अमिट छाप यहाँ देखी जा सकती है। कहानियों के अंत में वे कोई नसीहत या निष्कर्ष कभी नहीं देते। कहानी में उभर रहे संघर्ष या द्वंद्व का सरलीकरण या समाहार करने में भी उनकी दिलचस्पी नहीं है। वे कहानियों के अंत में प्रचलित नैतिकता का निषेध करते हैं और पाठकीय प्रत्याशाओं को बुरी तरह झकझोरते हैं। मंटो के किस्सागो रूप की चर्चा अक्सर की जाती है। यह सही है कि किस्सा गोई उन्हें खूब आती है, पर वे उसके गुलाम नहीं बने हैं। उर्दू की किस्सा गोई की परंपरा से अलग वे किस्सा गोई की नई परंपरा का सूत्रपात करते हैं। किस्सा गोई का लाभ वे उठाते हैं, पर उस हद तक कि जहां उसके जरिए पात्रों की मानसिकता को उघाड़ने में मदद मिलती हो या कहानी का संवेदना में इजाफा होता हो। कथारस के अभ्यस्त लोगों को कई बार लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, मंटो से बेकार खींच रहे हैं, पर दरअसल ऐसा नहीं है। मंटो कथा प्रसंगों को उतना ही तानते हैं जितना जरूरी हो। स्थिति के पीछे की हरकतों को पकड़ने के लिए या चरित्र की
भीतरी दुनिया को उजागर करने के लिए। मंटो की कहानियों में फालतू ब्यौरे शायद ही कहीं मिले। ब्यौरों को पात्रों की मानसिक दशाओं और यथार्थ स्थितियों के अंकन के साथ वे इस कुशलता से संबद्ध कर देते हैं कि कहानी का फलक और प्रभाव बढ़ जाता है। मंटो का साहित्य अपने समय और उस समय के लेखन के लिए, साहित्यिक बहसों और चर्चाओं के लिए ही चुनौतीपूर्ण नहीं था। आज भी हिंदी उर्दू लेखन के लिए, आज की साहित्यिक बहसों और चर्चाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। बनावट, कलाबाजी, लफाजी और छद्म के खिलाफ आडंबर और पाखंड को उधेड़ने वाला मंटो ने न आधुनिकतावादी ढांचा कबूल किया न प्रगतिवादी। वह हिंदी की जुराब के धागे को एक सिरे से पकड़कर उधेड़ता रहा। क्षमा करें, वह जिंदगी की जुराब के धागे को एक सिरे से पकड़कर उधेड़ता रहा और उसके साथ हम सब उधेड़ते चले गए। बेरहमी से उधेड़ती चलने वाली मंटो की ऐसी ही कुछ कहानियां हैं, विभाजन और फसादात से जुड़ी हुई, जो आज हमें याद आती हैं, हमसे आ जुड़ती हैं। ये कहानियां हैं तोबा टेक सिंह, सहाय, खोल दो, खुदा की कसम, मौजेल, गुरमुख सिंह की वसीयत, राम खिलावन, नंगी आवाज़ें, यजीद, तिथवाल का कुत्ता, शरीफन, सिहाय हाशिए और ठंडा गोश्त। ये कहानियाँ राजनीतिक और सांप्रदायिक वहशीपन का शिकार हुए लोगों की तकलीफ़ों की कहानियाँ भर नहीं हैं, बल्कि उस वहशीपन के खिलाफ जूझने का मादा पैदा करने वाली और मानवीय पक्ष को पेश करने वाली कहानियाँ हैं। मंटो के लिए बंटवारा महज एक विषय या घटना नहीं था। विषय और घटना से बढ़कर उनके लिए यह एक जीवित संदर्भ था। सन 1857 के बाद की कौमी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव, एक जख्म जो उनकी कहानियों में लगातार रिश्ता रहा। यह संदर्भ और अनुभव ताउम्र उनके कथाकार का पीछा करता रहा और वे उस हौलदार अनुभव को अफसानों में ढालते रहे। बंटवारा उनकी अंतश्चेतना का हिस्सा बनता गया। इसने उनके कथाकार को बुरी तरह झकझोर दिया। यह एक बड़ा हादसा जरूर था, लेकिन हादसे से कहीं बढ़कर उनके लिए यह एक संकट था, जिसमें उन्होंने खुद को अचानक घिरा हुआ महसूस किया था। यह संकट बाहरी भी था और भीतरी भी, पूरे अस्तित्व को चुनौती देने वाला, अंतरात्मा को झुलसाने वाला, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों को तार तार कर देने वाला, पागल बना देने वाला। मंटो ने इस संकट को जितनी तीव्रता से झेला, उतना उस समय का कोई और लेखक शायद ही झेल पाया हो। हम जानते हैं कि झेलना और झेले हुए को रचना का हिस्सा बनाना दो अलग बातें हैं। झेलने की आड़ लेकर अक्सर लेखक निजी अनुभवों की स्वायत्त दुनिया में रमने लगता है और वास्तविक संदर्भों को धुंधलाने की छूट ले लेता है। इस तरह संदर्भ गायब हो जाता है और रह जाती है निजी अनुभवों की उधेड़ बुनें। मंटो ऐसा नहीं करते। वे एहसास की तीव्रता को, झेलने के ताप को वास्तविक संदर्भों से जोड़कर वस्तु स्थिति पर बराबर नजर रखकर जिस तरह कलात्मक संतुलन अर्जित करते हैं, वह उनकी ही खासियत है। इसके लिए एक मुख्य तरीका जो वे अपनाते हैं वह है कथा के भीतरी आशयों को ध्वनित करने वाली प्रतीक सत्ता का विधान। व्यक्तियों और जगहों को प्रतीक सत्ता में ढालने में वे माहिर हैं। तोबा टेक सिंह कहानी लें, इसमें उन्होंने प्रतीकों को अभिव्यक्त की सजावट के लिए नहीं, कहानी की अंदरूनी दुनिया में से उभरता हुआ दिखाया है। इसमें शब्दों की मार दूर तक है। यहाँ बंटवारे के कारण निर्मित पागल की मनस्थिति के फोकस में बंटवारे को देखा गया है। तर्क सिद्ध ऐतिहासिक प्रक्रिया को अतार्किक होकर देखने की यह कथा दृष्टि साझी संस्कृति
और मानवीयता के प्रश्न को बड़ी तीव्रता और तलखी के सामने लाती है। इस कहानी में टोबा टेक सिंह ऐसी अद्भुत प्रतीक सत्ता में ढल गया है जो समूची संस्कृति और विरासत की क्रूर राजनीतिक सत्ता के बरक्स खड़ा कर देती है। कहानी में दो देशों के बीच की जगह नो मैन्स लैंड भी प्रतीक में ढलती दिखती है। यह वह जगह है जहां राजनीतिक क्रूरता का शिकार टोबा टेक सिंह चीखता है और पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। इसी तरह टिथवाल का कुत्ता, इस कहानी में टिथवाल का कुत्ता गहरे प्रतीकार्थ को स्वयं में समाहित किए हुए है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने मोर्चे संभाले पड़ी हैं। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ चपड़ झुंझुन सुनाई पड़ती है। इधर के लोगों को कुत्ते पर शक है कि कहीं यह पाकिस्तानी तो नहीं, और उधर के लोगों को शक है कि कुत्ता हिंदुस्तानी तो नहीं। इसी चक्कर में कुत्ता दोनों ओर की गोलियों का शिकार बनकर दम तोड़ देता है। एक ओर सूबेदार हिम्मत खां की गोलियों से, दूसरी ओर जमींदार हरनाम सिंह की गोलियों से वह बुरी तरह छलनी हो गया और मर गया। उसकी बौखलाहट से हिम्मत खां और हरनाम सिंह दोनों बहुत खुश हुए और खूब ठहाके लगाते रहे। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से जमीन खोदते हुए कहा, अब कुत्तों की भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी। इस कहानी में आम आदमी की तकलीफ, अस्तित्व को बनाए रखने की उसकी हर संभव कोशिश भयावह राजनीतिक संदर्भों में उजागर हुई है। टिथवाल का कुत्ता यहाँ आम आदमी का प्रतीक बन गया है, जो अभी हिंदुस्तानी बनकर कभी पाकिस्तानी बनकर राजनीतिक वहशीपन का शिकार बनता है। यजीद कहानी में मंटो का राजनीतिक और सांस्कृतिक बोध और अधिक कलात्मक ढंग से उजागर हुआ है। मंटो यह मानते थे कि बंटवारा हो जाने के बावजूद दोनों तरफ की जनता सांस्कृतिक धरातल पर एक है। ऊपरी तौर पर दो हिस्सों में बंटकर भी मूल रूप में एक ही है। यजीद कहानी मंटो के इस विचार से प्रेरित है। इस विचार को कहानी के शुरू में ब्योरों में गूंथा गया है। करीम दाद के जीना के साथ शादी के संदर्भ को पूरे गांव के सूने माहौल से जोड़कर जिस तरह बयान किया गया है, उसे मंटो के शब्दों में देखिए। दंगों के बाद करीब करीब 1 बरस से सारा गांव कब्रिस्तान सा बना हुआ था। जब करीम दाद की बारात चली और खूब धूम धड़ाका हुआ तो गांव के कई आदमी सहम सहम गए। इनको ऐसा महसूस हुआ कि करीम दाद की नहीं, किसी भूत प्रेत की बारात है। करीम दाद के दोस्तों ने जब उसको यह बात बताई तो वह खूब हंसा। हंसते हंसते ही उसने एक दिन इसका जिक्र अपनी नई नवेली दुल्हन से किया तो वह डर के मारे कांप उठी। कहानी का विन्यास करते हुए मंटो ने बंटवारे के ऐन बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तत्कालीन राजनीतिक संदर्भों और संबंधों, गांव के आम लोगों में जंग की अफवाहों और हिंदुस्तान द्वारा दरिया बंद करने की खबरें सुनकर उनकी गुस्सैल प्रतिक्रियाओं और तदनंतर करीमदाद की राजनीतिक समझ का अच्छा उपयोग किया है। करीमदाद के जरिए लेखक दो देशों के बीच के संबंधों को बिना भावुक हुए सही परिप्रेक्ष्य में पेश करता है। कहानी की खूबी यह है कि दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता की दुहाई दिए बिना वह अपने मंतव्य को यजीद जैसे धार्मिक संदर्भ को दो देशों की राजनीतिक परिस्थितियों में जिस ढंग से संक्रांत करता है वह एक संदर्भ के बहुअर्थी प्रतीक में ढलने की कला का भी उदाहरण है। कहानी के अंत में करीमदाद का कहना है, जरूरी नहीं कि यह वही यजीद हो, उसने पानी बंद किया था, वह खोलेगा। बंटवारे की तलख
हकीकत को अंततः तस्लीम करने के बावजूद मंटो दिल के बंटवारे को स्वीकार नहीं कर पाए थे। करीमदाद का अंतिम वाक्य मंटो की दिली ख्वाहिश की तरफ भी संकेत करता है। ऐसे लेखक को क्या पाकिस्तानी लेखक करार देना युक्तिसंगत है, खास तौर पर इस आधार पर कि उसने अपनी जिंदगी के 5-7 साल पाकिस्तान में बिताए। मित्रों, आप सुन रहे हैं सआदत हसन मंटो, उनकी लेखन कला, उनकी बहुचर्चित लेखन की विधाएं, आयाम। यहाँ हम प्रथम भाग का अंत करते हैं। आगे की चर्चा इस भाग की आगे के विषय में द्वितीय भाग में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।